नमस्कार दोस्तों। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। महंगाई भत्ता को लेकर फाइनल डिसीजन आ चुका है और इसी के साथ ही साथ पेंशन में भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जो कि हर किसी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। महंगाई भत्ता और पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है, जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को जानना बेहद ज़रूरी है। इससे पहले आपको बहुत ही बड़ी खबर बता दें, जो कि हर भारतीय के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। जी हां, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वन नेशन वन हेल्थ कार्ड का ऐलान कर सकते हैं। इसका वन नेशन वन हेल्थ कार्ड योजना के तहत सबका एक हेल्थ कार्ड बनेगा। योजना के तहत किए जाने वाले इलाज और टेस्ट का रिकॉर्ड रखा जाएगा। इससे संबंधित पूरी जानकारी कार्ड में डिजिटल तरीके से सेव हो जाएगी। इसकी सबसे खास बात यह होगी कि अगर आप देश के किसी भी कोने में इलाज कराने जाएंगे तो पुरानी रिपोर्ट्स को साथ नहीं ले जाना पड़ेगा, बल्कि डॉक्टर यूनिक आईडी के जरिए मेडिकल रिकॉर्ड खुद ही देख लेंगे। प्रत्येक नागरिक का सिंगल यूनिक आईडी जारी किया जाएगा। यूनिक आईडी यह लॉगिन होगा। योजना फेज वाइज तरीके से लागू हो सकती है। इसके लिए क्लिनिक, अस्पताल और डॉक्टर एक सेंट्रल सर्वर से लिंक करेंगे। योजना के पहले चरण का बजट 500 करोड़ का रखा गया है। हेल्थ कार्ड आधार कार्ड के आधार पर बनेगा। हालांकि इसके लिए किसी भी नागरिक को बाध्य नहीं किया जाएगा। इस योजना का लाभ उठाना पूरी तरह वैकल्पिक होगा, यानी नागरिक अपनी मर्जी से इसे बना सकते हैं। यह अनिवार्य नहीं है। मालूम हो कि नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। इससे पहले मोदी सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड भी लागू किया था। इसके तहत राशन कार्ड का लाभ देश के किसी भी कोने में उठाया जा सकेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज की घोषणा करते समय इसका जिक्र किया था। मोदी सरकार की इस योजना से 67 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। उच्चतम स्तर से फिसला सोना, वायदा कीमतों में भी भारी गिरावट, चांदी भी हुई सस्ती। सोने की कीमत में शुक्रवार को एक बार फिर से गिरावट दर्ज की गई है। इससे पहले गुरुवार को भी सोने की कीमत में गिरावट दर्ज की गई थी। सोने के साथ साथ चांदी की कीमत में भी भारी गिरावट आई है। हालांकि शाम होते होते सोने की कीमत में मामूली सुधार हुआ। वहीं शुक्रवार को बाजार खुलते ही सोने की कीमत में गिरावट आई, वहीं चांदी की कीमत भी धड़ाम हो गया। भारतीय सराफा बाजार में एमसीएक्स पर अक्टूबर डिलीवरी वाले सोने की कीमत में 0.65% की गिरावट आई और सोना 52,596 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं सितंबर डिलीवरी वाले चांदी की कीमत में 1% की गिरावट आई और चांदी 1% नीचे गिरकर 70,345 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। आपको बता दें कि सोना पिछले हफ्ते 56,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था। सोना एक हफ्ते में 2,000 रुपये तक नीचे लुढ़क गया है। वैश्विक स्तर पर कमजोर रुख और प्रतिभोगियों के सौदे घटाने से सोना के साथ साथ चांदी की कीमत में भी लगातार गिरावट का सिलसिला शुक्रवार को भी जारी रहा। पिछले 3 दिनों से सोने की कीमत में गिरावट आ रही है। शुक्रवार को वायदा कारोबार में भी सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर शुक्रवार को अक्टूबर डिलीवरी वाले सोने की कीमत गिरकर 52,596 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। वहीं दिसंबर डिलीवरी वाले सोने की कीमत 343 रुपये की गिरावट के साथ सोना 53,125 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। जी हां, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर अगर चांदी की कीमत का हाल देखें तो सुबह 11:25 पर सितंबर डिलीवरी वाले चांदी की कीमत 1240 रुपये नीचे लुढ़क गई है। 1.74% फिसल कर चांदी की कीमत 69,837 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। अगर गुरुवार की चांदी के वायदा भाव पर नज़र डालें तो गुरुवार को वायदा बाजार में चांदी का बंद भाव 71,077 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया था। दिसंबर डिलीवरी वाली चांदी की कीमत 72,314 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। आपको बता दें कि गुरुवार को वायदा बाजार में चांदी की कीमत 73,598 रुपये प्रति किलोग्राम पर रह गई थी। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। सरकारी कर्मचारियों को शिवराज सरकार का तोहफा, प्रमोशन के बाद मिलेगा समयमान वेतनमान। जी हां दोस्तों, वित्त विभाग ने समयमान वेतनमान के नियम में बदलाव करते हुए नियम एकदम स्पष्ट कर दिया है। 8 से 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को 2 साल से लेकर 5,000
रुपए का लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार के सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। इन कर्मचारियों के प्रमोशन के बाद समयमान वेतनमान दिया जा रहा है। प्रदेश भर के 4,75,000 अधिकारी कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। वहीं 1 लाख कर्मचारियों को तो तुरंत इसका लाभ मिलने लगेगा। वित्त विभाग ने समयमान वेतनमान के नियमों में बदलाव कर दिया है। अब तक पुराने नियमों के हिसाब से कर्मचारियों की पदोन्नति हो जाती थी, तो उन्हें आगे किस तरह से लाभ दिया जाएगा यह स्पष्ट नहीं था, लेकिन नए नियमों में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रमोशन के बाद समयमान वेतनमान का क्या तरीका होगा। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। 1 लाख से ज़्यादा अधिकारी कर्मचारियों को तुरंत इसका फायदा मिलने लगेगा। 8 से 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को 2 से लेकर 5,000 रुपये का लाभ मिलेगा। नौकरी में आने के बाद अगर किसी अधिकारियों को 5 साल बाद प्रमोशन मिल जाता है तो उसे दूसरा समयमान वेतनमान 13 साल पूरे होने पर और तीसरा 27 साल की सेवा के बाद मिल जाएगा। अगर किसी अधिकारी को 20 साल में दूसरा प्रमोशन मिलता है तो उसे तीसरा समयमान वेतनमान 30 साल की नौकरी के बाद मिलेगा। प्रदेश भर में 2 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों की इस तरह से इसका फायदा मिलेगा। यदि 8 साल में कर्मचारियों को पहला प्रमोशन मिलता है तो दूसरा समयमान वेतनमान 18 साल की सेवा के बाद और तीसरा 30 साल की सेवा के बाद मिल जाएगा। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। नौकरी पेशा लोगों को मिल सकती है बड़ी राहत। अब इतनी हो सकती है ग्रेच्युटी की टाइम लिमिट। जी हां, कोरोना काल में कई लोगों की नौकरी पर संकट खड़ा हो गया है। इसके साथ ही आजकल निजी क्षेत्र के कर्मचारी ग्रोथ के लिए जल्द से जल्द नौकरी बदल लेते हैं। फिलहाल ग्रेच्युटी पाने के लिए किसी कंपनी में 5 साल काम करना जरूरी है, लेकिन अब यह नियम बदल सकता है। कहा जा रहा है कि कम वक्त की नौकरी पर भी ग्रेच्युटी दी जा सकती है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि लंबे समय से ग्रेच्युटी की टाइम लिमिट को कम करने की मांग की जा रही है। सरकार ने भी इस पर विचार करना शुरू कर दिया है। श्रम मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने टाइम लिमिट को कम करने का सुझाव दिया है। सरकार ने नए सोशल सिक्योरिटी कोड पर काम कर रही है, जिसमें इसे शामिल किया जा सकता है। जानकारों का कहना है कि ग्रेच्युटी के लिए 5 साल इसलिए तय किए गए थे ताकि लॉन्ग टर्म वर्क कल्चर को प्रमोट किया जा सके, लेकिन अब माहौल में काफ़ी बदलाव आ गया है और असुरक्षा की भी भावना में इजाफा हो रहा है। जानकारी के अनुसार स्टैंडिंग कमेटी ने ग्रेच्युटी की लिमिट को 1 से 3 साल करने का सुझाव दिया है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। अब 31 मार्च 2020 तक हो सकेगी पैन से आधार का लिंक। सीबीडीटी ने बढ़ाई समय सीमा। जी हां दोस्तों, यह 8वीं बार है जब सीबीडीटी ने आधार के साथ पैन को जोड़ने की समय सीमा को बढ़ाया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 2 मार्च 2020 कर दिया है। इससे पहले यह तारीख मंगलवार 31 दिसंबर 2019 थी। पिछले साल सितंबर में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार की ओर आधार को संवैधानिक रूप करार दिया था। जी हां, आयकर कानून धारा 139 AA2 में कहा गया है कि हर व्यक्ति जिसके पास 1 जुलाई 2017 को पैन कार्ड था और जो आधार प्राप्त करने का पात्र है उसे अपना आधार नंबर कर अधिकारियों को देना अनिवार्य है। सीबीडीटी ने अपने ट्वीट में लिखा, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139 AA की उप धारा 2 के तहत पैन को आधार के साथ जोड़ने की अंतिम तिथि 1 दिसंबर 2019 से बढ़ाकर 31 सितंबर 2020 की गई है। तो जिसका भी अभी आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं है तो वो लोग अपना आधार से पैन कार्ड लिंक करा सकते हैं। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने लिया ये अहम फैसला। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय कर्मचारियों के पे प्रोटेक्शन को लेकर एक नया आदेश जारी किया गया है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर इसकी जानकारी दी है। मेमोरेंडम के मुताबिक डायरेक्ट भर्ती के जरिए कर्मचारी अगर अलग सर्विस या कैडर में भर्ती होते हैं तो उन्हें पे प्रोटेक्शन दिया जाएगा। कर्मचारियों को यह सहूलियत 7वें वेतन आयोग के FR 2022V1 के तहत मिलेगी। इसके तहत दूसरी सेवा या कैडर में प्रोफेसर के तौर पर नियुक्ति होने के बाद चाहे कर्मचारी के पास ज़्यादा जिम्मेदारी हो या ना हो, लेकिन उसे वेतन सुरक्षा मिलेगी। जी हां, यह ऑर्डर 1 जनवरी 2016 से लागू होगा।
प्रोटेक्शन ऑफ पे को लेकर मंत्रालयों या विभागों से मिले सुझावों के बाद इस पर फैसला लिया गया है। इसका फायदा उन कर्मचारियों को भी होगा जो कि तकनीकी तौर पर इस्तीफा देने के बाद सरकार के अलग सर्विस या कैडर में सीधे भर्ती किए जाते हैं, यानी जो कि तकनीकी तौर पर इस्तीफा देने के बाद प्रोबेशनर नियुक्त हुआ है और कंफर्म हुआ है, उन पर यह आदेश लागू होगा। FR 22B1 के प्रावधानों के तहत प्रोबेशन पीरियड के दौरान वह मिनिमम टाइम स्केल पर सैलरी निकालेगा या सेवा पद की प्रोबेशनरी स्टेज पर निकासी करेगा। प्रोबेशन पीरियड समाप्ति के बाद सैलरी सर्विस के टाइम स्केल में या पद में निर्धारित की जाएगी। तो लॉकडाउन में नौकरी गंवाने वालों को बड़ा तोहफा, मोदी सरकार अगले 6 महीने तक दे सकती है बेरोजगारी भत्ता। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन में अपनी नौकरी गंवाने वालों को मोदी सरकार बड़ी खुशखबरी दे सकती है। दरअसल केंद्रीय श्रम मंत्रालय लॉकडाउन में नौकरी गंवाने वाले बेरोजगारों को बड़ी राहत देने पर विचार कर रहा है। इसके तहत एक नए प्रस्ताव पर मोहर लगने जा रही है। नए प्रस्ताव के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम से जुड़े कर्मचारियों को केंद्र सरकार बेरोजगारी की स्थिति में अगले 6 महीने तक बेरोजगारी भत्ता देने पर विचार कर रही है। बेरोजगारी भत्ता व्यक्ति के अंतिम वेतन के 50% के बराबर होगा। गौरतलब है कि ESIC की अटल बीमा व्यक्ति कल्याण योजना के तहत मौजूदा वक्त में बेरोजगारी की स्थिति में अंतिम वेतन के 25% के बराबर ही भत्ता दिया जाता है। योजना का लाभ लेने के लिए अभी तक ये जरूरी था कि कर्मचारी ने 2 साल तक नौकरी की हो, लेकिन यह महज 78 दिन ही होगी। योजना में यदि संशोधन होता है तो इसका फ़ायदा फैक्ट्रियों में काम करने वाले ऐसे सभी संस्थानों को मिलेगा जिन जगहों पर कम से कम 10 कर्मचारी काम करते हैं। ESIC के फिलहाल 31.9 करोड़ सदस्य हैं, वहीं इसके पास 23,157 करोड़ रुपए का रिजर्व फंड भी है। मौजूदा नियम में योजना का लाभ एक बार ही उठाया जा सकता है, लेकिन अब यह अवधि खत्म हो जाएगी। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार ESIC के सदस्यों की 20 अगस्त को बैठक है। इसी बैठक में ये प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो इससे ESIC के 3.2 करोड़ सदस्यों को फायदा मिलेगा। दरअसल यह प्रस्ताव PMO की ओर से दिया गया था, क्योंकि लॉकडाउन में बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरी गई है। केंद्र सरकार इस कारण योजना में छूट देना चाहती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। बता दें कि अमेरिका, कनाडा और फ्रांस जैसे देशों में लॉकडाउन में नौकरी गंवाने वालों को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। इसी तर्ज पर भारत सरकार नौकरी गंवाने वाले लाखों लोगों को लाभ पहुंचाना चाहती है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। देश भर में स्कूल खोलने को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान। MHA की गाइडलाइन का है इंतजार। जी हाँ, देश भर में कोरोना संक्रमण के कारण लाखों अभिभावक स्कूल खोले जाने को लेकर आशंकित हैं। अभिभावकों के एक बड़े समूह ने प्रधानमंत्री से फिलहाल स्कूल ना खोले जाने की भी अपील की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक स्थिति का आकलन किया जा रहा है और इसके आधार पर ही आगे कोई निर्णय लिया जा सकेगा। स्कूल खोलने को लेकर क्या योजना है, विशेषकर प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए, इस पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा। अनलॉक 3 की गाइडलाइन के तहत गृह मंत्रालय ने स्कूल, कॉलेज और सभी कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रखने का निर्देश दिया है। आगे गृह मंत्रालय की जो भी गाइडलाइन आएगी उसके अनुसार हम निर्णय लेंगे। अभिभावक समूह ने प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री एवं विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फिलहाल स्कूल ना खोलने की अपील की है। उधर दूसरी ओर दिल्ली सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द स्कूल खोल दिए जाएं। दिल्ली सरकार के मुताबिक छात्रों का स्कूल जाना बेहद आवश्यक है और स्कूल जाकर ही छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सकता है। फिलहाल कोरोना संक्रमण को देखते हुए पूरे देश भर में 31 अगस्त तक सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं, इसलिए स्कूल खोलने को लेकर कोई भी नया निर्णय सितंबर माह के दौरान ही लिया जा सकता है। इससे पहले दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, हम सब दुआ करें कि स्कूल जल्द से जल्द खुलें। प्रार्थना में बहुत ताकत होती है, स्कूल का कोई विकल्प नहीं है। स्कूल जाने से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, इसलिए हम चाहते हैं कि स्कूल जल्द से जल्द खुलें। जब तक स्कूल नहीं खुल रहे हैं तब तक अनलॉक
ऑनलाइन को ही बेहतर करने का प्रयास करें। वहीं शिक्षा मंत्रालय से संबंधित संसदीय समिति की बैठक में कहा गया है कि वर्ष 2020 शून्य शिक्षा वर्ष नहीं होगा। साथ ही अभी पूरे देश में स्कूल खोले जाने को लेकर भी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यह जानकारी सोमवार को शिक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति की बैठक में सामने आई। कक्षा 4 और उससे बड़ी कक्षाओं के लिए ऑनलाइन क्लास भी जारी रहेंगी। राज्यसभा सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे की अध्यक्षता में शिक्षा मंत्रालय संबंधी संसद की स्थिति समिति ने कोरोना वायरस महामारी के बीच शिक्षा और छात्रों की स्थिति पर चर्चा की है। सहस्त्रबुद्धे की अध्यक्षता के रूप में कार्यभार संभालने के बाद से यह समिति की पहली बैठक थी। बैठक में स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा के सचिव, यूजीसी के अध्यक्ष, एआईसीटीई और सीबीएसई के अधिकारी भी शामिल थे। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। गैर सरकारी विद्यालयों के रिटायर कर्मियों को मिलेगी पेंशन, सीएम ने लिया बड़ा फैसला। हरियाणा सरकार ने सहायता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालयों से 28 जुलाई 1988 से 10 मई 1998 तक की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं गैर शिक्षक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय मानदेय योजना के माध्यम से पेंशन के रूप में मासिक मानदेय प्रदान किया जाएगा। गुरुवार को सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। प्राचार्य को 20,000 रुपये, मुख्य अध्यापक को 18,000 रुपये, प्राध्यापक को 16,000 रुपये, अध्यापक हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू अध्यापक को 14,000 रुपये, जेबीटी कला अध्यापक, पीटीआई कटिंग एवं टेलरिंग अध्यापक को 12,000 रुपये, नॉन टीचिंग स्टाफ यानी तृतीय श्रेणी को 11,000 रुपये और नॉन टीचिंग स्टाफ चतुर्थ श्रेणी को 6,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। इनकी संख्या करीब 352 है। ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी स्कूलों से अपनी सेवानिवृत्ति के समय सहायता प्राप्त स्वीकृत पदों पर 10 वर्ष की न्यूनतम योग्यता सेवा की शर्त पूरी करते हैं। यह मानदेय सेवानिवृत्ति कर्मचारी की मृत्यु तक प्रदान किया जाएगा और सेवानिवृत्ति कर्मचारी की मृत्यु उपरांत उसके आश्रित या कानूनी उत्तराधिकारी को किसी भी परिस्थिति में किसी भी स्तर पर इस लाभ के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। इस मानदेय राशि का भुगतान केवल उन्हीं सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को किया जाएगा जो किसी अन्य स्रोत या सेवानिवृत्ति पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं। नीति पहले जनवरी 2019 से प्रभावी होगी। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। बैंक अपने ग्राहकों को दे रही है बड़ी सुविधा, घर बैठे करें जानकारी पाएँ पूरी। अगर किसी ग्राहक को अपने फॉर्म 16A फॉर्म डाउनलोड करने संबंधी कोई प्रॉब्लम होती है तो बैंक ब्रांच से संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी ग्राहक को मिलने वाले ब्याज से वित्त साल 2019-20 के लिए कर की कटौती हुई है तो उन्हें फॉर्म 16A की आवश्यकता हो गई। फॉर्म 16A एक TDS सर्टिफिकेट होता है जिसमें किसी एक वित्तीय साल में ब्याज से पहले होने वाली कमाई व उस पर देय कर के बारे में जानकारी होती है। आज हम आपको इन बैंकों के ग्राहकों के लिए नेट बैंकिंग के जरिए फॉर्म 16A डाउनलोड करने के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अगर आप SBI ब्रांच में जाने में असमर्थ हैं व नेट बैंकिंग सुविधा का फ़ायदा लेते हैं तो घर बैठे भी अपना फॉर्म 16A डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या इसका प्रोसेस है। सरकारी क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक व प्राइवेट क्षेत्र के ICICI बैंक ने अपने ग्राहकों को फॉर्म 16A डाउनलोड करने की सुविधा दी है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर।